हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज रुद्र गौतम और आप यहां पर देख रहे हैं फिजिक्स के लेक्चर्स। तो देखिए, फिजिक्स का 4th लेक्चर आ चुका है और ये कंप्लीटली मैं एनसीईआरटीज बेस्ड, जिनके कॉन्सेप्ट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि आपको इन डिटेल एक एक चीज यहां पर मैं कवर कर रहा हूं ताकि ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो देखिए, 8th क्लास का फिजिक्स का पार्ट 4 और आज मैं आपको डेडिकेटेड लाइट, प्रकाश के बारे में बताऊंगा। लाइट या फिर प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स को कवर करूंगा ताकि क्या हो सके, आपको और भी मल्टीपल डायमेंशन में, है ना, लाइट, प्रकाश से रिलेटेड जो जो चीजें, क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वाकई में ये बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन आ चुका है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वेलकम यू ऑल। सो गुड मॉर्निंग जोगिंदर कुमार, गौरीराज, यस ये 11:30 पर है। उत्तम वीर जायसवाल, गुड मॉर्निंग यार डियर, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर अब शुरुआत करने का समय आ गया। एक बार फिर बता दूं, दिस सेक्शन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखेंगे और पूरा का पूरा लुत्फ उठाएंगे। लेक्चर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं, चलिए। तो देखिए, यहां पर आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दूं। अभी थोड़ी ही देर पहले मेरा डेडिकेटेड कैटलिस्ट से रिलेटेड लेक्चर आया था। कैटलिस्ट में हमारे बहुत सारे फैकल्टीज, एजुकेटर्स, मेंबर्स आपको मेंस के आंसर राइटिंग के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन को बताएंगे, कैसे डिस्कशन करेंगे वो लोग, और साथ ही साथ में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। स्ट्रेटेजी सेशन किसके लिए होंगे, 2021, 22 और 23। तो जो भी इन सालों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कैटलिस्ट प्रोग्राम विशेषकर मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नहीं करना है, क्या करना है, उस पर आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिस्कशन सेशन होंगे, राउंड अप सेशन होंगे, राउंड अप सेशन। तो देखिए, एग्जाम जो है एक्चुअल में वो तो मेंस आंसर राइटिंग है और इसीलिए मेंस को टारगेट करते हुए कैटलिस्ट प्रोग्राम लाया गया है अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको टॉपर्स भी दिखाई देंगे, वो भी अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे और अलग अलग जो जीएस के पेपर्स हैं उनके क्या क्या प्रश्न है, उनके क्या आंसर्स होने चाहिए थे, इन सभी पर डिटेल में बात होगी। सो नेवर एवर फॉरगेट, भूलना मत, कैटलिस्ट प्रोग्राम जिसका मतलब होता है उत्प्रेरक, जो आपके एग्जाम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। यस और नो। तो डिस्कशन बहुत जरूरी है यहां पर। स्कोरिंग गुड आंसर मार्क्स, ये बहुत जरूरी है। राइटिंग गुड आंसर और किस प्रकार से आप मॉडल आंसर के क्लोज लिखते हैं, इस प्रकार का कंप्लीटली यूट्यूब पर, जो कि आपको पता है फ्रीली आप एक एक वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे कैटलिस्ट के। तो डोंट फॉरगेट इवन अ सिंगल वीडियो टू मिस, राइट। एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको डाउट है दोस्तों, कैटलिस्ट क्या है, किस तरह से है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू कि भाई कैसे आप इन वीडियोस को देखें। और यहां पर आपको सभी फैकल्टी डिस्कशन के साथ साथ स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे और क्या गलतियां करते हैं। तो कैटलिस्ट प्रोग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है। सो क्रैक यूपीएससी जीएस, यहां पर इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहां लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और टॉप नॉच एजुकेटर से आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 1000 ऑफ कोर्सेज इज अवेलेबल है। इन सभी में आप एनरोल कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग माय रेफरल कोड RPSIR10। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मेरे इस रेफरल कोड की मदद से मैक्सिमम बेनिफिट होगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, राइट। तो यहां पर आप इसको ज्वाइन करिए। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, बहुत ही ज्यादा शानदार। ये एक प्रकार का जो है हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें आइकॉनिक में आपको डेडिकेटेड मेंटर मिलता है, राइट। तो पर्सनल कोच जब मिलेगा आपको तो आप आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूर कैटलिस्ट को तो ज्वाइन करना और साथ ही साथ में आइकॉनिक प्लस या फिर ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक प्लस या ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन आप जब भी देखें आप जरूर इनको लीजिए और ये जो है आपकी प्रिपरेशन को अगले मुकाम पर लेकर चले जाएंगे। तो चलिए अभी तो क्लास की स्टार्ट करते हैं और कुछ बातें हम लोग बाद वाले सेक्शन में कर लेंगे,
है ना, एट द एंड ऑफ दिस सेशन। लेकिन अनअकैडमी के कोर्सेज वाकई में आपको सबसे ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि टॉप नॉच एजुकेटर्स आज की तारीख में अनअकैडमी के साथ हैं। तो कान्हा वैष्णव ब्रोकन हर्ट सॉन्ग, ओके, टूटे हुए को, अच्छा, दर्द भरे गीत की बात करें। गौरीराज गुड मॉर्निंग योक्ता, उत्तम वीर जायसवाल। चलिए तो आप शुरुआत कर रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट दिस रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो है RP Sir10, नेवर एवर फॉरगेट दिस, बिकॉज आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट कहीं पर हो सकता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सो दिस इज द रेफरल कोड, सो यूज मैक्सिमम, राइट। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि आज का जो सेशन है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट, प्रकाश या फिर लाइट के ऊपर आधारित है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, लाइट क्या है एक प्रकार का, कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। और इसमें 7 रंग होते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। यहां पर VIBGYOR, विबग्योर, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो बेसिकली ये 7 रंग होते हैं, है ना। बैनी, आह, पी, नाला, ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं, या फिर आप विबग्योर याद रखिए। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत आपने ना एनसीईआरटीज में ही पढ़ा होगा, यदि आपने एक चक्ती ली, राइट, और उसमें ये 7 रंग कर दिए, रेड, ग्रीन, है ना, इंडिगो, ये 7 रंग बना दिया आपने कुछ इस तरह से, राइट। अब आप इस चक्ती को घुमाते हैं, यदि आप इस चक्ती को गोल घुमाते हैं इन सभी रंगों को, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि यह चक्ती एक तरह से सफेद दिखाई देगी। मेरी बात क्लियर हो रही है? यदि यहां पर ब्लू है, यहां पर ग्रीन है, यहां पर येलो है, ऑरेंज है, रेड है, इंडिगो है ना, वॉयलेट है, ठीक है, तो ये चक्ती ऑटोमेटिकली व्हाइट। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश का वैसे तो अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं एक साथ जब ये मिक्स हो जाते हैं तो ये सफेद प्रकाश के तौर पर दिखाई देता है। यहां तक सारी बातें क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है प्रकाश की चाल की। और सबसे पहले इसे किसने कैलकुलेट किया था? रोमर ने। याद रखेंगे, सबसे पहले प्रकाश की चाल को कैलकुलेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? रोमर थे। यस, विबग्योर, वेरी गुड। कान्हा वैष्णव बिल्कुल सही है, विबग्योर। जय श्री कृष्णा सभी को। रोमर ने पहली बार प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। और हम जो ये प्रकाश की चाल को लिखते हैं वो किस में लिखते हैं दोस्तों? निर्वात में। आज बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। निर्वात का मतलब होता है, सॉरी, वैक्यूम की स्पेलिंग मैंने गलती लिख दी है, एक बार सही लिख देता हूं। VACWM होता है वैक्यूम, मतलब निर्वात में ये चाल है, ठीक है, निर्वात में ये चाल होती है प्रकाश की। और प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है, यदि प्रकाश, आप एक बात बताइए, यदि प्रकाश निर्वात में से जा रहा है, वैक्यूम में से निर्वात में से जा रहा है, यदि प्रकाश मान लीजिए वायुमंडल में से जा रहा है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर में से, यदि प्रकाश मान लीजिए पानी में से जा रहा है, और यदि प्रकाश कांच में से जा रहा है, या फिर प्रकाश डायमंड, हीरे में से जा रहा है, आप क्या देखते हैं? प्रकाश की गति सबसे तेज निर्वात में होती है। फिर वायुमंडल में जो हम लिखते हैं 1.008, पानी के अंदर जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और हीरे का होता है 2.21, कई बार 2.27। तो ये जो मैंने आपको वैल्यूज लिखी हैं, निर्वात में हम 1 मानेंगे, तो पानी में क्या होगा?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, और इसी के कारण आपको जो दिखाई देता है कि प्रकाश जो है वो मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, उसके पीछे भी क्या कारण है? कभी भी किसी विरल माध्यम से किरणें सघन माध्यम में जाती हैं, मतलब कि लाइटर मीडियम से डेंस मीडियम में, या फिर डेंस मीडियम से लाइटर मीडियम से सघन माध्यम से विरल, या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। चूंकि वहां पर एक माध्यम का अपवर्तनांक होता है और इसीलिए आपको जो किरणें हैं वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। यस, एकदम क्लियर, सारी बातें क्लियर है आपको यहां तक? वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर आपको यह बात क्लियर हो गई है कि कलर कौन कौन से होते हैं। अब बात कर रहे हैं तरंग की लंबाई, वेवलेंथ। एक एक बात करेंगे हम लोग यहां पर डिटेल में, है ना, ताकि एक एक चीज समझ में आ जाए। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? वेवलेंथ होती है, जिसे हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए, किसी तरंग में कंपनशील कण द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी उसका तरंग दैर्घ्य कहलाता है। एक कंपन में तय की गई दूरी, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव। इंग्लिश मीडियम के यदि स्टूडेंट है तो बिल्कुल सही बात है। डायमंड जो है एक तो विद्युत और हीट का एक तरह से कुचालक के तौर पे काम करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो डायमंड जो है ना, डायमंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी का कुचालक होता है। बिल्कुल सही बोल रहे काना, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर डायमंड, लेकिन ग्रेफाइट होता, यदि यहां पर ग्रेफाइट होता तो वो विद्युत का भी सुचालक है, हीट का भी सुचालक है। यहां तक पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल वाइब्रेशन मतलब एक कंपन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव कैसे? देखिए यहां पर ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, अभी आगे तक चलेंगे तो हम लोग, और एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है अपने आप में। ये देखिए, ये तो यहां पर एक कंपन कैसे माना जाएगा? प्लस जब ये वापस से, तो ये यहां से लेकर और ये किसी भी तरंग का लैम्ब्डा कहलाता है, लैम्ब्डा। ठीक है ना, राइट। यहां पर सारी बात क्लियर है। ये लैम्ब्डा कहलाता है, ये दूरी। तो दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है ना, तो टर्फ जो होती है, श्रृंग और गर्त, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहां पर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये जो दूरी है आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ये जो दूरी है ना, श्रृंग और गर्त के बीच की जो क्रमागत दूरी है, इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं? देखिए यहां पर ये पूरी जो ये दूरी यहां से लेकर यहां तक जो ये जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं लैम्ब्डा। और लैम्ब्डा ही क्या है? तरंग दैर्घ्य। एकदम क्लियर, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेवलेंथ, इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए, और वो बातें क्या हैं तो देख लेते हैं एक बार। कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, ध्यान से देख लीजिए, बैंगनी रंग जो है ना, वॉयलेट, उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, या फिर कह लीजिए 380 नैनोमीटर। अब आप बोलेंगे एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। यह बात आपको एक याद रखनी है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है दोस्तों? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी की। बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, और येलो,
पीला ये मिडिल में आता है ना, VIB GY और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो आप क्या बताएंगे, लाल की। एकदम क्लियर। तो ये प्रश्न हमेशा आता है कि वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है, लैम्बडा ऑफ वॉयलेट इज मैक्सिमम, लैम्बडा ऑफ वॉयलेट जो है वो मैक्सिमम है, तरंग दैर्घ्य सॉरी मिनिमम है, लैम्बडा ऑफ वॉयलेट मिनिमम है और लैम्बडा ऑफ आर मैक्सिमम है। ये बात आपको एक याद रखनी है। और इसीलिए दोस्तों याद रखना, इसीलिए, ठीक है, ये सारी बात एकदम क्लियर है आपको, एंगस्ट्रॉम में आपको क्लियर हो गया है ना, तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है किसकी कम है। चलिए, तो यहां पर आपको कुछ बातें और समझ में आ गई है ना, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 10 की पावर -10 मीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर। तो यदि ऐसा लिखें तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा, यस और नो। यदि 1 एंगस्ट्रॉम है 10 की पावर -10 मीटर, 1 नैनोमीटर है यदि 10 की पावर -9 मीटर, तो आप बताइए बड़ा मात्रक कौन सा है, बड़ा मात्रक है नैनोमीटर और ये छोटा मात्रक है, इसीलिए 1 नैनोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए इस फॉर्मूले से, ठीक है, ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और यहां पर और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए जो दृश्य तरंगे हैं, एक बात याद रखना, दृश्य तरंगों को खोजा किसने था, किसने दृश्य तरंगों को खोजा था, विजिबल रेज, विजिबल रेज किसने खोजा था, तो याद रखना न्यूटन, न्यूटन आंसर आएगा। दृश्य तरंगों के खोज करता थे न्यूटन, राइट। और दृश्य तरंगों की प्रकाश रेंज क्या है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। सामान्यतः हम लोग क्या लिख देते हैं, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम या फिर 400 से 800 नैनोमीटर, लेकिन आपको याद रखना है ज्यादा एक्यूरेट कितनी है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां पर आपको यह बात पता चल गई होगी, दो श्रृंग या गर्त, दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और बिल्कुल ये आवृत्ति जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी, उसका व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको तरंग दैर्घ्य एकदम क्लियर हो गया है, वेवलेंथ। अब हम लोग बात करेंगे आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी की, तो कुछ बेसिक पार्ट और देख लेते हैं। अब देखिए, आवृत्ति के ऊपर हमने प्रीवियसली भी क्वेश्चन करे थे, आपको याद आ रहा है आवृत्ति पर हमने कैसे प्रश्न किए थे। फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने आपको प्रश्न करवाए थे प्रीवियस लेक्चर में, आवर्तकाल है ना, टाइम पीरियड के ऊपर मैंने प्रश्न आपको करवाए हुए हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर भी आपको प्रश्न करवाए हुए हैं। तो जो प्रति सेकंड, पर सेकंड जो वाइब्रेशन है, दोलन चक्रों की संख्या, वही क्या कहलाती है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसे एन से, न्यू से या एफ फ्रीक्वेंसी से भी डिनोट करते हैं, इसको एन से, न्यू से या एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको एक याद रखनी है ना। और आवृत्ति का जो मात्रक है, मात्रक वो क्या होता है, हर्ट्ज, है ना, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि यदि कोई भी वस्तु यदि 20 बार कंपन कर रही है, 20 टाइम्स कंपन कर रही है, राइट, 20 बार कंपन कर रही है, तो कितना हो गया, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। चलिए, तो कंपनों को हम साइकिल पर सेकंड से भी मेजर करते हैं, लेकिन हर्ट्ज इसका ज्यादा सटीक मात्रक है, एकदम क्लियर। चलिए, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं ताकि आपको और भी चीजें पिक्चर क्लियर हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बैंड में भी देखिए, ये जो बैंड है ये हमेशा एक प्रश्न एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीओस हो या किसी में भी,
ये बैंड्स जरूर पता होने चाहिए, जिसके आधार पर हमारा कम्युनिकेशन संचार तंत्र जिस पर काम करता है दोस्तों, संचार तंत्र, तो संचार तंत्र किस पर काम करता है, इसी फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है हमारा कम्युनिकेशन तंत्र। तो देख लीजिए, जो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज जो रेडियो वेव्स, एक्चुअल में ये क्या होती हैं, मैं आपको अभी बहुत अच्छे से एक डायग्राम बताऊंगा जिसमें आपको मैं रेडियो वेव, राइट, इंफ्रारेड, विजिबल तरंगे, दृश्य तरंगे, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उन सभी का एक रेंज बताऊंगा। तो यहां पर ये रेडियो वेव्स होती हैं और इन्हीं की मदद से संचार होता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंडविड्थ है वो क्या है, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंडविड्थ है वो हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज वाला। और इसके बाद देखिए 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, तो वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है। और जो 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है। क्या याद रखेंगे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। राम राम नीतन यादव, राम राम, नमस्कार दोस्त, नमस्कार। गरिमा, फ्रीक्वेंसी बैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए, राम राम साहब, सुन लिया मैंने आपकी बात। नीतन यादव जी, बार बार कमेंट मत कीजिए, डोंट रिपीट द कमेंट, है ना। चलिए, तो मोबाइल और टीवी, जिस प्रकार से आप कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, आपका मतलब एक कंफ्यूज पर्सनालिटी नजर आती है। ये बार बार राम राम करने से थम जाओ इसका मतलब ये है कि गरिमा शर्मा, आर यू फ्रॉम हरियाणा, आप कहां से हैं बेटा, ये भाषा थम जाओ, वेरी गुड। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और यहां पर मोबाइल और टीवी, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए, मोबाइल टीवी के जो टावर्स होते हैं, यहां पर आपको याद आ रहा होगा 800 मेगाहर्ट्ज इस पर काम करते हैं हमारे मोबाइल टावर्स। और जो सीडीएमए होता है, सीडीएमए याद रखना, ये है जीएसएम, जीएसएम लगभग 800 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, जो पहले चला करते थे, है ना। राजस्थान से हैं आप, ओके बेटा, ओके, ठीक है। और पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा अंजलि जी, आप जो है फॉलो करो टेलीग्राम वगैरह पर। तो सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका जो रेंज होता है लगभग ये 1700, है ना, 1800 या 1900, ये मेगाहर्ट्ज होता है सीडीएमए का। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो रविंद्र कुमार गौतम, वेरी गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग डियर। तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है। तो आपको बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ब्लूटूथ की आवृत्ति कितनी होती है, ब्लूटूथ। तो ये ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करते, गीगाहर्ट्ज पर। एक और बात बताता हूं दोस्तों मैं आपको, जो हमारे लैपटॉप में जो प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर्स, वो भी गीगाहर्ट्ज पर ही काम करते हैं। यदि आपका लैपटॉप में देखेंगे तो 2 गीगाहर्ट्ज या 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होता है, और वो इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर अन्य सभी डिवाइसेस को कंट्रोल, कनेक्ट करने में मदद करता है। तो लैपटॉप के प्रोसेसर भी 2 या 3 गीगाहर्ट्ज के होंगे, लेकिन यहां पर मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल और टीवी का आपको जरूर याद रखना, ये कुछ कनेक्शन आपको जरूर पता होने चाहिए। चलिए, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको, 2.4 गीगाहर्ट्ज। चलिए, तो अब ये संबंध जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, देखिए यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो चाल है, चाल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं प्रकाश की C इक्वल्स टू n लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। और यदि निर्वात में है, निर्वात में, तो यहां पर ये क्या है, आवृत्ति,
आवृत्ति, और लैम्ब्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, मतलब क्या हो गया? वेवलेंथ। और ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है, ठीक है। चलिए, गीगाहर्ट्ज क्या होता है? एक कैंडिडेट पूछ रहे हैं, वेरी गुड, चलो बता देते हैं। सबसे पहले किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज कितना होता है? किलो का मतलब 10 की पावर 3। मेगाहर्ट्ज, इसका मतलब 10 की पावर 6। फिर गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब 10 की पावर 9, ठीक है। और उसके बाद यदि टेराहर्ट्ज आ जाए तो वो होता है 10 की पावर 12। ये जो है ना 10 की पावर 9, ये गीगा होता है। अभी क्लियर है? आपको? किलोहर्ट्ज, किलो का मतलब 10 की पावर 3, मेगाहर्ट्ज 10 की पावर 6, गीगाहर्ट्ज 10 की पावर 9 और टेराहर्ट्ज 10 की पावर 12 होता है। एकदम क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर है? चले आगे। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो निर्वात में, तो ये दोस्तों ये याद रखना, ये एक्चुअल में v है ना, ये प्रकाश की चाल। यदि लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, प्रकाश की तरंगे हैं, तो यहां पर ये आवृत्ति है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्ब्डा, या फिर c इक्वल्स टू f लैम्ब्डा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक सारी बात क्लियर? चलो ठीक है, चलिए ठीक है। चलो, तो वेवलेंथ क्लियर है आपको, और वैक्यूम में प्रकाश की चाल ये होती है। सबसे पहले इसे रोमर ने ज्ञात किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो डायग्राम है आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों, ये है ना, ये डायग्राम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले रेडियो वेव, ये रेडियो लिखा है, रेडियो वेव्स आती हैं। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? ये 10 की पावर -3 है ना, से 10 की पावर 3 तक ये रेडियो वेव्स होती हैं, जिसमें है ना हमारी मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो ये है रेडियो वेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव्स कितना होता है दोस्तों? तो यहां पर मैं यदि तरंगदैर्घ्य की बात करूं तो 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब क्या होगा, और ये किसमें होता है? मीटर्स में। तो 10 की पावर -6 ये माइक्रोवेव है, सूक्ष्म तरंगे, 10 की पावर -6। शिवराज अवस्थी पूछ रहे हैं, जनरल वालों को कितने चांसेस मिलते हैं? दोस्त 4 चांस होते हैं, 32 साल तक की एज के लिए 4 चांस आपको दिए जाते हैं जनरल को, ठीक है ना। रेडियो वेव्स कहां से आती है बेटा? हम लोग कंपन करवाते हैं, हम लोग कणों को कंपन कराते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम लोग वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, है ना, और उनकी मदद से ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। आपने जो है ना ट्रांसपोंडर और रिसीवर देखे होंगे, है ना, रिसीवर और ट्रांसपोंडर, तो वहां से ये कंपन कराकर फ्रीक्वेंसीज बनाई जाती हैं, कंपन कराकर। जिस प्रकार आप आवाज सुनते हैं उसमें आपको पता है कि जो पर्दा है, पर्दे का कंपन से जिस प्रकार आवाज सुन रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इन वेव्स को जनरेट करते हैं। चलिए, तो माइक्रोवेव 10 की पावर -6 हो गया। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड 10 की पावर -7, ये होता है इंफ्रारेड, 10 की पावर -7। देखिए दोस्तों, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अवरक्त तरंगे, अवरक्त किरणें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवरक्त किरणें। 10 की पावर -7 अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड तरंगे, ठीक है। और कोई भी पदार्थ यदि गर्म हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पदार्थ यदि गर्म है, मान लीजिए इस समय मैं, आप, जो भी लोग हैं, उनका टेम्परेचर कितना बनाया हुआ है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब, और आसपास का टेम्परेचर तो ठंडा है,
तो लगातार मेरे और आपके शरीर में से कौन सी किरणें निकल रही हैं? इंफ्रारेड तरंगे निकल रही हैं। कोई भी जानवर है उनके शरीर में से लगातार क्या निकलती रहती हैं? इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगे निकलती रहती हैं। एकदम क्लियर, अवरक्त किरणें इन्हें कहते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काम के हैं, ताकि आपको एक एक बात समझ में आती चली जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सब क्लियर हो गया है। अब 10 की पावर विजिबल रेज आपको पता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4800 एंगस्ट्रॉम, ये तरंग रेंज, ये रेंज होती है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये विजिबल रेज है और इसे किसने खोजा था? न्यूटन ने। इसे किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था। ठीक है, अरे माइनस वी क्या, अरे बेटा 10 माइनस वी का मतलब मैं ये बोलूं 10 की पावर -1, तो ये तो गणित है बेटा, 1/10 है इसका मतलब। मैं बोल रहा हूं 10 की पावर -7, इसका मतलब क्या है? 1/10 की पावर 7 है, ऐसे है ना। 10 की पावर -7, माइनस ऊपर लग रहा है, ये पावर है, घातांक और करनी, जो आपने गणित में बचपन में पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में, वही घातांक और करनी चल रहा है। ठीक है, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों की रेंज कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 10 की पावर -8 मीटर। एक्स किरणें, एक्स किरणें याद रखना 10 की पावर -10 मीटर। किसने खोजा था एक्स रेज को? रोएंटजन ने। ठीक है, रोएंटजन ने। गामा तरंगे कितनी होती हैं दोस्तों? 10 की पावर -12 मीटर। ये जैसे जैसे इधर जा रहे तरंग दैर्घ्य कम हो रही है। और 10 की पावर -14, ये कॉस्मिक किरणें जो ब्रह्मांड से आती हैं। तो एक्सरेस किरणें रोएंटजन ने खोजी हैं, ये बात याद रखनी है। अब दोस्तों यदि आपको ये सब क्लियर हो गया है तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से कुछ चीजें समझा सकूं। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? चूंकि माइनस माइनस बढ़ता जा रहा था, तो जैसे जैसे दोस्तों हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, मतलब रेडियो वेव से हम कॉस्मिक किरणों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा था? माइनस में बढ़ रहा था, इसलिए लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मान है ना, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मान कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इधर आ रहे हैं तो आवृत्ति देख लीजिए, इधर जा रहे तरंग दैर्घ्य घट रहा है, मतलब तरंग दैर्घ्य यहां बढ़ रहा है और आवृत्ति घट रही है। तो याद रखना, एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसकी है? देखिए यहां पर आवृत्ति घट रही है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवृत्ति रेडियो वेव की सबसे कम और आवृत्ति, आवृत्ति कॉस्मिक किरणों की सबसे ज्यादा। अब याद रखना, जितनी ज्यादा आवृत्ति होती है उतना ही ज्यादा तरंगे गर्म, यूं कह लीजिए कि उनमें एनर्जी, एनर्जी ज्यादा होती है। तो आपको यह बात पता चल गई एनर्जी किसमें ज्यादा होती है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी किसमें ज्यादा होती है? एनर्जी, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति एनर्जी सबसे ज्यादा होती है कॉस्मिक किरणों में, सबसे कम ऊर्जा होती है रेडियो तरंगों में। इसीलिए कॉस्मिक किरणें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, यूवी रेज बहुत खतरनाक हैं, राइट। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या है, कान्हा वैष्णव जी, मैं बताऊं आपको, ये कुछ कैंडिडेट जो है ना, ये टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ये क्या है, बफरिंग वगैरह बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य उल्टा है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। किसी भी प्रकार की कोई बफरिंग नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, स्मूथ है ना। यदि बफरिंग आएगी तो सभी को दिख जाएगा, और यदि बफरिंग आती भी है तो 2 मिनट का वेट कर लीजिए, वो तो नेटवर्क स्टेबल होते ही अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉस्मिक किरणों की है, सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की है। ठीक है,
सबसे ज्यादा दूरी तक वही ट्रैवल करेगा जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करती हैं कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें जो है पूरे पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करती है, यूनिवर्स में ट्रैवल करती है, लेकिन रेडियो वेव्स पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल नहीं कर सकती। जो रेडियो वेव्स हैं वो तो कुछ 10, 20, 30 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाता है उनका प्रभाव। तो रेडियो वेव्स, आपको ये बात और पता होनी चाहिए कि रेडियो वेव्स क्या है, ठीक है, रेडियो वेव्स क्या है, ठीक है। चलो, तो यहां तक यदि सारी बात क्लियर हो गई है तो आपको कुछ तरंगे, उनके तरंग दैर्घ्य, उनकी फ्रीक्वेंसी है ना, किसने खोजा वगैरह, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे वाले सेक्शन को भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये तो ठीक है, नॉर्मली फूलों का रंग सफेद देखने पर है ना, सफेद प्रकाश पर देखने पर लाल दिखेगा। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। फूलों के रंग को यदि, सॉरी माफी चाहता हूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप लाल फूल है, राइट, लाल फूल है, उसे लाल कलर में देखोगे तो लाल दिखाई देगा, सफेद कलर में देखोगे तो सफेद दिखाई देगा। ग्रीन फूल है, सफेद प्रकाश में ग्रीन दिखाई देगा। लेकिन यदि लाल फूल को नीले में देख लिया तो आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, काला दिखाई देगा। लाल को पीले में देख लिया तो काला दिखाई देगा। इसीलिए लाल को सफेद में देखते हैं तब तो लाल दिखाई देगा, अदरवाइज। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग रंगों में प्रकाश अलग अलग तरह से दिखाई देता है। मैं आपके लिए कुछ और व्यवस्था भी कर देता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी चर्चा करनी है आज, तो उन्हें भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल्ड में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको ये वाले पॉइंट्स भी क्लियर हो गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको अगला सेक्शन जो है मैं आपको और आगे अच्छे से पढ़ा देता हूं। चलिए, तो यस, 1 मिनट का समय दे दीजिए ताकि मैं इसको एक मिनट का समय दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दूं और अच्छे से, है ना। चलिए, तो यस, यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, कुछ समझने वाली बात यह है, उसको समझने वाली बात को समझ लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो आपको, है ना। चलिए, तो यहां पर देखिए आपको एक बात क्लियर हो गई है कि आवृत्ति यदि बढ़ती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, और वह तरंग डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी भी ज्यादा तय करेगी। एकदम क्लियर है, आवृत्ति बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल करेगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य यदि ज्यादा होगी तो याद रखना एनर्जी हमेशा कम होगी, और एनर्जी यदि कम होगी डिस्टेंस भी, डिस्टेंस भी वो कम ट्रैवल कर पाएगी। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। एकदम क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रकाश है, यस यस यस, फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, दूसरा पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया है। एक और बात जो ये है कि जो लाइट होती है, लाइट वो किस प्रकार की तरंग है, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय
तरंगें। और इसमें आपको एक बात याद रखना है कि जो प्रकाश है उसमें मान लीजिए कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि ये बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड है, और यदि ये प्रकाश की दिशा चाल है v, तो यहां पर क्या होता है, कण हमेशा लंबवत कंपन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और बी, ये तीनों आपस में लंबवत होते हैं, तो तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। बैक बेंचर बहुत लेट आए हैं आप, तो यहां पर आपको एक बात सारी क्लियर हो गई होगी। और जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र होता है, उसके 90 डिग्री, उसके परपेंडिकुलर जो है सीधी रेखा में हमेशा प्रकाश गमन करता है ना, जाता है। यह बात आपको एक याद रखनी है। अब एक और बात आ रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि आपने दो चीजें देखी होंगी, है ना, दो चीजें आपने देखी होंगी कि जो प्रकाश तरंगे हैं, लाइट वेव्स, एक तो है लाइट वेव्स और एक है साउंड वेव। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो लाइट प्रकाश तरंगे हैं वो हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे। और साउंड वेव क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे और ये अनुप्रस्थ तरंगे। इंग्लिश में इन्हें क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो ये होती हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स वेव, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लाइट इज ट्रांसवर्स एंड साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो जब भी हम प्रकाश की बात करेंगे तो एक बात याद रखना, मान लीजिए यहां पर कोई, मैंने एक धागा बांध दिया, यहां पर कोई व्यक्ति है और उसके हाथ में एक रस्सी है और वो रस्सी को ऊपर नीचे करता है, तो इस प्रकार की जो वेव रस्सी में आएगी, सामने एक रस्सी बांध दी और मैंने ऐसे किया, ऐसे इस प्रकार से, तो जो वेव्स बनेंगी वो है लाइट वेव्स। ठीक है, ये हो गई लाइट वेव। और यदि मैंने बोला कि यहां पर एक पॉइंट बांध दिया, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा कर दिया और एक स्प्रिंग बांध दी, ठीक है, स्प्रिंग बांध दी, और मैंने क्या करा, ऐसे आगे पीछे ऐसे धक्का दिया, तो स्प्रिंग में जो रोलिंग आगे पीछे जाएगी इस प्रकार से, वो कहलाती है साउंड वेव। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव का है, जब हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, और ऐसे जब भी बात कर रहे हैं तो लंबवत कणे जाए तो ये हो गया एकदम क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो लाइट वेव्स हैं उन्हें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है माध्यम की, लेकिन साउंड वेव को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साउंड वेव को मीडियम की आवश्यकता है, लाइट वेव्स को मीडियम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको कुछ और पॉइंट्स भी याद रखने, यस 11th की फिजिक्स में दिया हुआ है। तो माध्यम की आवश्यकता है, ट्रांसवर्स है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, यस और नो, है ना। तो यहां पर आपको एक और चीज क्या क्लियर हो गई, तो मैं यहां पर साउंड वेव को ही, यहां पर लाइट वेव को ले लेता हूं। तो देखिए, यदि कोई कण है वो ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे कंपन करता हुआ आ रहा है, राइट, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये कण है, मान लीजिए ये ऐसे कंपन कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो क्या है, लाइट वेव है। और साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव, ये सब चीजें समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। यस, साउंड वेव फास्ट, हाँ फास्ट इन सॉलिड, बिल्कुल, साउंड वेव जो होती है वो सॉलिड में तेज गति करती है, लेकिन प्रकाश वेव सॉलिड में गति नहीं कर पाएंगी, है ना, लेकिन हाँ हीट जरूर कंडक्ट करेंगी। तो साउंड वेव में कण ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कंपन करते हैं, इस प्रकार से आगे पीछे, ये कोई कण है
आगे पीछे, और ये लंबवत कण कौन करता है, ये। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर श्रृंग और गर्त पाई जाती है, श्रृंग और गर्त। जबकि आपको यहां पर क्या दिखेगा दोस्तों, यहां पर संपीड़न या फिर विरलन। मतलब एक जगह आप देखेंगे कण संपीड़ित हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर वो आगे धक्का दे रहे हैं, तो इस प्रकार से आगे 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 इस तरह से मूव करेगा। तो संपीड़न और विरलन ये साउंड वेव में होता है। अब यहां तक यदि बिल्कुल क्लियर आ गई है, फास्ट है, साउंड फट रही है, साउंड फट रही है, तो थोड़ा धीरे बोल लेता हूं यार, कोई बात नहीं, धीरे बोल लेता हूं लोग, है ना, धीरे बोलने पर क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यदि पूछा जाए साउंड वेव, अभी धीरे बोल लेते हैं, साउंड वेव, अब बताइए सब कुछ ठीक है। साउंड वेव और लाइट वेव मतलब प्रकाश तरंगे, इन दोनों में यदि आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि इन्हें आप अलग कैसे करेंगे, तो देखिए ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती हैं, ये वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। दूसरा, प्रकाश की जो तरंगे हैं उनमें पोलराइजेशन, उन्हें जो है उन्हें पोलराइज किया जा सकता है, पोलराइज मतलब ध्रुवित किया जा सकता है, ध्रुवित, प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, साउंड वेव्स को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो पोलराइज्ड चश्मे, आपको याद आ रहा होगा, पोलराइज्ड चश्मे जो होते हैं, पोलराइज्ड चश्मे, उन्हीं की मदद से हम लोग 3D, है ना, उन्हीं की मदद से हम लोग 3D मूवीज वगैरह जो देखते हैं वो पोलराइज्ड चश्मों की मदद से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, पोलराइज्ड चश्मों की मदद से हम लोग 3D मूवीज देखते हैं, और प्रकाश में ये क्षमता है, और इसीलिए हम लोग जो 3D मूवी देख रहे हैं वो लाइट वेव में, तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण, पोलराइजेशन होता है, लेकिन साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलराइजेशन। ठीक है, ठीक है, पोलराइजेशन जो है वो नहीं होता। यहां तक सारी बात क्लियर है एकदम? ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखिए यहां पर आपको कुछ और पॉइंट भी हैं, और पॉइंट भी हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कि आपको कुछ सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ये आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स पर बात कर लेते हैं कुछ। तो पहला कॉन्सेप्ट है जो कणिका सिद्धांत है, कणिका सिद्धांत, या फिर कह लीजिए पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। ये किसने दिया था दोस्तों, ये आपसे पूछ सकता है, कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे न्यूटन ने दिया था कणिका सिद्धांत, है ना, एकदम क्लियर है, बिल्कुल सर, साउंड टू वैक्यूम, लिक्विड, बिल्कुल सही, तीनों में, साउंड वैक्यूम में नहीं है ना, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट आ रहा है वैक्यूम, है ना, वैक्यूम, वैक्यूम, सॉरी डबल, है ना, एक बार लिख देता हूं फिर से, VACWM, ठीक है, चलिए वैक्यूम, अच्छा है। और दूसरा पॉइंट तरंग सिद्धांत, तरंग जो सिद्धांत है मतलब जो वेव थ्योरी है वो किसने दी थी, ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट, प्रकाश की बात कर रहा हूं। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वो दिया है न्यूटन ने, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो दिया है हाइगेन ने, हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया है। तीसरा पॉइंट आता है कि प्रकाश का जो ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हो गया, द्वैत सिद्धांत, जिसमें प्रकाश कणिका और तरंग दोनों को दिखलाता है, यह सिद्धांत दिया था डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉगली, एकदम क्लियर। सारे कांड बिल्कुल, किष्किंधा कांड और जो सुंदर कांड है वो तो रामायण में हुए, बाकी ज्यादातर कांड जो है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों,
तो याद रखना ये दिया था मैक्स प्लांक ने, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, मैक्स प्लांक लिख लेना इसको, मैक्स प्लांक। और पांचवा जो पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये दिया था मैक्सवेल ने। और वर्तमान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत बन गया है। वैसे क्वांटम का सिद्धांत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैक्स प्लांक ने दिया है, याद रखेंगे मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया है। प्रकाश का जो ड्यूअल नेचर है वो बिल्कुल डी ब्रॉगली ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया। तरंग जो सिद्धांत है वो दिया है हाइगेन ने, तरंग सिद्धांत हाइगेन के द्वारा दिया गया है। कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑन लाइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो आप बताएंगे तरंग भी है और साथ ही साथ में जो है पार्टिकल कण प्रकृति भी है। तो पार्टिकल प्रकृति भी है, तरंग प्रकृति भी है प्रकाश की, तो दोनों ही है। ठीक है, हरियाणा में बिजली बोर्ड में सब स्टेशन में है ये, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो यहां पर श्रृंग और गर्त ध्रुवित प्रकाश, ये सभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर है। चलिए तो ये एक बार लिख लीजिए आप लोग, यदि आपके पास कहीं पर कॉपी वगैरह है उसे जरूर लिख लीजिए, है ना। चलिए तो यहां पर यदि आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो मैं एक बार इरेज कर देता हूं, है ना, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। और एक पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स और लिखवा दूं कि ताकि यदि आपको मिलान के लिए कोई से भी पॉइंट आते हैं तो आप इन्हें आसानी से कर सकें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, राइट, और वो है ये। तो यहां पर देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो कॉस्मिक वेव्स हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि गामा किरणों को खोजा किसने था, है ना दोस्तों, गामा किरणों को किसने खोजा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस, तो पीछे बैक करके ले लीजिए। गामा किरणों को खोजने वाले थे बैकुरल, ठीक है, बैकुरल ने गामा किरणों को खोजा था। और पॉल विलार्ड और बैकुरल ने गामा किरणों को, रोएंटजन ने किसे खोजा था, एक्सरेस किरणों को। कार्ल रिटर, याद रखना, कार्ल रिटर, इन्होंने खोजा था यूवी रेस को, प्रकाश की यूवी रेस जो है इसको कार्ल रिटर ने खोजा है। विजिबल या दृश्य तरंगों को मैंने बता दिया था आपको, न्यूटन ने खोजा है। और हर्शेल ने खोजा है अवरक्त किरणों को, ठीक है, इंफ्रारेड को। माइक्रोवेव जो है वो किसने खोजी थी, वो खोजी थी हर्ट्ज ने माइक्रोवेव खोजी है। और रेडियो वेव किसने खोजी है दोस्तों, मार्कोनी ने, तो ये पॉइंट और याद रखना, ठीक है। कॉस्मिक रेस तो ब्रह्मांड में विचरण करने वाली है, तो गामा किरणें बैकुरल, पॉल विलार्ड ने, एक्सरेज हमेशा पूछा जाता है रोएंटजन, पराबैंगनी किरणें कार्ल रिटर के द्वारा, विजिबल तरंगे न्यूटन के द्वारा खोजी गई, अवरक्त तरंगे हर्शेल के द्वारा खोजी गई, सूक्ष्म तरंगे हर्ट्ज के द्वारा खोजी गई, और रेडियो वेव्स मार्कोनी के द्वारा खोजी गई। यहां तक आपको सारी बात क्लियर है। तो एक और चीज लिख लीजिए, लेजर की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है ना, मैं तो एक बार आपको बता ही देता हूं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस, इसके जो खोज करता थे वो थे टी.एच. मैमन, ठीक है, टी.एच. मैमन, ठीक है, टी.एच. मैमन। तो ये रेडियो वेव्स आपको क्लियर हो गई, तरंगों के बारे में एकदम क्लियर हो गया। और दोस्तों इसके अतिरिक्त बहुत सारा सेक्शन और भी है, प्रकाश तरंगों को हम लोग ज्यादा डिटेल में, अभी और भी बहुत सारे सेक्शन है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश के अंदर ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है ना, विवर्तन, डिफ्रैक्शन होता है। तो प्रकाश की तरंगों के बहुत सारे गुण हैं।
तो और इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने सुना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों कल ये सेक्शन 11 बजे होगा और मैं इसी सेक्शन को कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को, ताकि क्या हो सके वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और अगला जो स्टेप होगा प्रकाश की तरंगों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ताकि एक भी ऐसा पॉइंट ना बचे। ठीक है, किसे हिंदी में बताना है भाई, इसे हिंदी में मत कर यार, दादा हिंदी में नहीं करते हैं। मैं आपसे फुल फॉर्म इंग्लिश में ही चलती है। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय, है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इस प्रकार से लेक्चर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको एक और इंपॉर्टेंट सूचना देनी है, और वो ये कि आप जो है रेगुलर बेसिस पर हमें 10 PM पर, दोस्तों जरूर याद रखेंगे, रेगुलर बेसिस पर आप हमें राइट फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, है ना। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जरूर फॉलो कर लीजिए हमें। ठीक है, और एक और बात दोस्तों कि हमारा रात में, मेरा और मयंक सर का रात में 10 PM पर एक बहुत शानदार डिस्कशन आता है, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे आप लोग। सभी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो आप अनअकैडमी के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन यदि लेते हैं, और इफ यू आर यूजिंग माय रेफरल कोड RPSIR10, तो इसकी मदद से आप अधिकतम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर इसको एनरोल कीजिए। और जो कैटलिस्ट प्रोग्राम है, कैटलिस्ट प्रोग्राम जिसका मैंने आपको एक वीडियो बना भी दिया है, आप उसे भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। राइट, तो इन सभी लेक्चर्स को देखने में आपको बहुत मजा भी आएगा। साथ ही साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बाय माय नेम रुद्र गौतम, आप मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो जरूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर सभी बैचेस अवेलेबल हैं अलग अलग प्रकार के एस्पायरेंट्स के लिए, और 11 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। जस्ट वंस यू कैन टॉक मी अबाउट दिस कोर्सेज, तो जब भी आपको लगे आप मेरे प्रोफाइल पर पर्सनली मुझे संपर्क कर सकते हैं। यूज दिस रेफरल कोड RPSIR10। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल ठीक है। तो 11 जनवरी में ये सभी जो 2021, 22 और 23 के बैचेस शुरू हुए, इनमें आप एनरोल ले सकते हैं। साथ ही साथ प्लस और आइकॉनिक दोनों के कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल हैं। यहां पर आपको 26% तक डिस्काउंट होता है ना, और यहां पर आपको 29% तक डिस्काउंट होता है। तो आप EMI की मदद से 3, 4, 5 हजार में भी आसानी से पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये सभी बातों के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि वहां पर आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, और वो आपकी आंसर राइटिंग में मदद करता है। तो मेरा ये जो रेफरल कोड है अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पर लागू होता है। किसी की भी तैयारी कर लीजिए, IIT, JEE, नीट, है ना, तो जस्ट यूज दिस रेफरल कोड RPSIR10। और आपको बता दें, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। पूरे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मेरे रेफरल कोड से होगा। जब भी आपको एनरोलमेंट लेना हो, एक बार आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करके बता सकूं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज आज के